Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ट्रीज। इस टॉपिक पे डिस्कशन पर ये लेक्चर हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रीज डिफाइन किए थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। आज हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम अपनी पहली थ्योरम पे आते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है कि अगर T एक सिंपल ग्राफ है विथ n वर्टिसेस, तो ये जो 6 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ नीचे दे रखे हैं दे आर इक्विवेलेंट। अब इन स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हम शो करेंगे कि 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5, 5 implies 6 and then again 6 implies 1। तो हम कह सकेंगे कि ये सब स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं इनके रिजल्ट्स ट्रिवियली आप शो कर सकते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो हम सपोज कर लेते हैं कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये सब ट्रिवियली इक्विवेलेंट होंगे। तो हम सबसे पहले 1 implies 2 प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है कि T इज अ ट्री, और आपको प्रूव करना है कि इफ T इज अ ट्री देन T कंटेन्स नो सर्किट एंड हैज n-1 एजेस। तो आप ट्री की डेफिनेशन देखिए। T क्योंकि ट्री है ये कनेक्टेड होगा एंड एसाइक्लिक ग्राफ होगा। क्योंकि एसाइक्लिक है इट विल हैव नो सर्किट्स। और हम लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी 3 में प्रूव कर चुके हैं कि अ ट्री विथ n वर्टिसेस हैज प्रिसाइसली n-1 एजेस। तो क्योंकि यहाँ हमें दे रखा है कि T इज अ ट्री होते ही ये एसाइक्लिक होने की वजह से हम कह सकते हैं इट हैज़ नो सर्किट्स। और प्रॉपर्टी 3 जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी उससे यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि T हैज़ प्रिसाइसली n-1 एजेस। इसलिए 1 implies 2. If T is a tree, then this condition is satisfied. अब 2 implies 3 हम प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट 2 है T contains no circuit and has n-1 edges। तो हमें प्रूव करना है कि this implies that T is connected and has n-1 edges। तो स्टेटमेंट 2 में क्योंकि हमने मान रखा है कि T कंटेन्स नो सर्किट एंड हैज़ n-1 एजेस, तो ये n-1 एजेस वाला पार्ट तो डायरेक्टली इम्प्लाई हो रहा है क्योंकि ये n-1 एजेस हमें ऑलरेडी दी हुई हैं। अब हमें प्रूव करना है कि T इज़ कनेक्टेड। तो हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि T इज़ डिसकनेक्टेड, तो आप देखिए अगर ये डिसकनेक्टेड है तो इसमें कम से कम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, ईच ऑफ विच इज कनेक्टेड एंड एसाइक्लिक। अब कनेक्टेड एंड एसाइक्लिक है इसलिए ईच कंपोनेंट शुड बी अ ट्री। अब ये जो 2 कंपोनेंट्स हमने माने हैं, मान लीजिए इनमें नंबर ऑफ वर्टिसेस n1 एंड n2 हैं। इनमें से हर एक क्योंकि ट्री के बराबर है इसलिए टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होगा n इज इक्वल टू n1 प्लस n2। और ट्री की प्रॉपर्टी आप लगाइए, ट्री में अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस n है तो नंबर ऑफ एजेस n-1 होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट में जो कि ट्री है इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस n1 है इसलिए नंबर ऑफ एजेस n1-1 होगा। सेकेंड कंपोनेंट में नंबर ऑफ वर्टिसेस n2 है तो नंबर ऑफ एजेस n2-1 होगा। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आपके पास आ जाएंगी n1 प्लस n2 माइनस 2। अब n1 प्लस n2 n के बराबर है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ट्री, एंड माइनस 2। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आपको जो T में मिल रही हैं दैट इज n-2। लेकिन हमें दिया हुआ है कि T हैज़ n-1 एजेस,
तो ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। यहाँ आपको मिल रहा है कि t has n-2 edges, so this contradicts that t has n-1 edges। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है आपके पास t को डिसकनेक्टेड मानने से। तो ये अजम्पशन आपका गलत होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है एंड t मस्ट बी अ कनेक्टेड ग्राफ। तो हमारा स्टेटमेंट 3 इम्प्लाई हो रहा है कि t is connected and has n-1 edges। अब 3 implies 4 प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट 3 है कि t is connected and has n-1 edges। और आपको प्रूव करना है कि this implies that t is connected and every edge in t is an isthmus। अब ये isthmus या स्थल संयोजक आपकी ज्योग्राफी की टर्म है। अपने केस में ये रिप्रेजेंट करेगी एन एज कनेक्टिंग टू डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। ज्योग्राफी में जब इस टर्म को स्थल संयोजक या इस्थमस टर्म को यूज़ किया जाता है तो ये ऐसी लैंड स्ट्रिप होती है जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है। तो दो बड़े लैंड मास अगर समुद्र में है उनको जोड़ने वाली एक पतली स्ट्रिप अगर आपके पास लैंड की है वो कहलाती है इस्थमस। तो हमें प्रूव करना है कि एवरी एज इन टी इज एन इस्थमस। टी की हर एक एज दो डिसकनेक्टेड ग्राफ्स को जोड़ती है। तो अब आप देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये टी है, ट्री। इसमें से कोई सी भी एज अगर आप डिलीट करते हैं, इफ एनी एज ई इज डिलीटेड फ्रॉम टी, तो t में से आप e सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट अ डिसकनेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड n-2 एजेस। आप देखिए, जैसे हम इस एज को रिमूव कर दें, यहाँ से इस एज को आप रिमूव कर देते हैं तो ग्राफ दो हिस्सों में बंट जाएगा। पहला हिस्सा ये वाला होगा और दूसरा हिस्सा ये वाला होगा। तो दैट मीन्स ये डिसकनेक्टेड ग्राफ्स होंगे और उनको जोड़ने वाली एज ये है। तो दिस इज एन इस्थमस। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एजेस। मान लीजिए आप इस वाली एज को डिलीट करते हैं तो दो हिस्से हो जाएंगे ग्राफ के, एक ये वाला हिस्सा होगा और दूसरे में आपके पास सिंगल वर्टेक्स रह जाएगी। तो ये वाली एज भी दो डिसकनेक्टेड ग्राफ्स को जोड़ने वाली एज है, इसलिए ईच एज ऑफ टी इज एन इस्थमस। अब 4 implies 5 के लिए हमें प्रूव करना है कि इफ t is connected and every edge of t is an isthmus, then any two vertices of t are connected by exactly one path। तो अब क्योंकि t को हमने कनेक्टेड मान रखा है तो कनेक्टेड कहते ही आप कोई सी भी दो वर्टिसेस लें t की, उनके बीच में एक पाथ अवेलेबल होगा। हमें प्रूव करना है कि देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ। तो अगर एक से ज़्यादा पाथ्स हैं कनेक्टिंग टू वर्टिसेस, इफ देयर इज मोर देन वन पाथ कनेक्टिंग टू वर्टिसेस, आप इन दोनों पाथ्स को एक साथ ले लीजिए तो दे विल फॉर्म अ सर्किट। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये दो वर्टिसेस मान लीजिए हम ले लेते हैं। अभी इनको कनेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है। अगर यहाँ पर एज और होती तो इनको कनेक्ट करने वाला ये एक और पाथ अवेलेबल हो जाता और ये और पुराना वाला पाथ दोनों मिलके सर्किट फॉर्म कर देते। अब सर्किट जब फॉर्म होता है तो एवरी एज कैनॉट बी एन इस्थमस। जैसे यहाँ पर सर्किट फॉर्म हो रहा है तो ये वाली जो एज अगर हम लेते हैं, दिस विल नॉट बी एन इस्थमस, क्योंकि इस एज को आप रिमूव कर देते हैं तो आपको दो डिसकनेक्टेड ग्राफ्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि hence there must be exactly one path between any two vertices, क्योंकि दो पाथ्स होते ही
सर्किट फॉर्म हो जाएगा। सर्किट फॉर्म होगा तो एवरी एज विल नॉट बी एन इस्थमस, जबकि हमें स्टेटमेंट नंबर 4 में दे रखा है कि एवरी एज इन टी इज एन इस्थमस। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। अब 5 implies 6 देखते हैं। तो स्टेटमेंट 5 है एनी टू वर्टिसेस ऑफ टी आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ। तो आपको प्रूव करना है कि इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ टी आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ देन टी कंटेन्स नो सर्किट बट एडिशन ऑफ एनी न्यू एज क्रिएट्स एग्जैक्टली वन सर्किट। तो अब देखिए, क्योंकि एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ, इसलिए टी में कोई सर्किट नहीं होगा, क्योंकि एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है, इसलिए सर्किट नहीं होगा। सर्किट होता तो एक से ज़्यादा रास्ते आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो दिस एम्प्लाइज टी हैज़ नो सर्किट। अब आप एक और एज अगर इंक्लूड कर देते हैं तो इंक्लूजन ऑफ एनी एज बिटवीन दीज टू वर्टिसेस विल क्रिएट एन एडिशनल पाथ बिटवीन दीज वर्टिसेस। एक से ज़्यादा पाथ्स अवेलेबल हो जाएंगे दो ही वर्टिसेस के बीच में, और सर्किट विल बी जनरेटेड। सो 5 implies 6। अब 6 implies 1 प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट 1 था कि टी इज़ अ ट्री, और स्टेटमेंट 6 हमारे पास है कि टी कंटेन्स नो सर्किट but addition of new edge creates exactly one circuit। अब जैसे ही हमने कहा T contains no circuit, तो T acyclic हो गया। ट्री की दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि T should be connected and it should be acyclic। So no circuit implies T is acyclic। अब हमें प्रूव करना है कि T is connected। हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल टी इज डिसकनेक्टेड। अब टी अगर डिसकनेक्टेड है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, और इन दो कंपोनेंट्स के बीच में अगर आप एक एज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो इफ वी इंट्रोड्यूस एन एज बिटवीन द टू डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ टी, तो ये दो कंपोनेंट्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे विदाउट फॉर्मिंग अ सर्किट। नो सर्किट विल बी जनरेटेड, क्योंकि जो नई एज हमने इंट्रोड्यूस की है वो सिर्फ दो डिसकनेक्टेड पार्ट्स को जोड़ रही है। अब ये जो है ये स्टेटमेंट नंबर 6 को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट नंबर 6 में हमें दिया था कि एडिशन ऑफ एनी न्यू एज क्रिएट्स एग्जैक्टली वन सर्किट। तो अगर टी डिसकनेक्टेड है, एडिशन ऑफ अ न्यू एज इज नॉट क्रिएटिंग एनी सर्किट, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है आपको टी को डिसकनेक्टेड मानने से, इसलिए ये अजम्पशन गलत होना चाहिए एंड टी मस्ट बी कनेक्टेड। तो अब आप देखिए टी कनेक्टेड है, और यहाँ टी कंटेन्स नो सर्किट ऑलरेडी दिया हुआ था, तो एसाइक्लिक भी है, तो ट्री की दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, इसलिए टी इज़ अ ट्री। तो अब आप देखिए 6 implies 1 जैसे ही हमने किया तो ये सारे स्टेटमेंट्स 1 to 6 इक्विवेलेंट हो गए। अब हम कुछ फर्दर डेफिनेशंस देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ। तो ये होता है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो इसकी हर वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए पाथ अवेलेबल होगा। एक से ज़्यादा पाथ्स भी हो सकते हैं। उनमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस। अब अगर आपका ग्राफ ट्री है, ट्री इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ, तो अगर आपका ग्राफ ट्री है तो ट्री में एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल होता है। तो ऐसे केस में शॉर्टेस्ट पाथ की बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वर्टिसेस
दैट इज़ द नंबर ऑफ एजेस जो कि इस पाथ में इन्वॉल्व हो रही हैं, वो फॉर्म करेगी डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द वर्टेक्स फारदेस्ट फ्रॉम इट। आपको किसी वर्टेक्स की एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है तो उस वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल लीजिए फ्रॉम ऑल द पॉसिबल अदर वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। डिस्टेंसेस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ अ ग्राफ। तो वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ हुज एक्सेंट्रिसिटी इज मिनिमम, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द ग्राफ। रेडियस ऑफ द ग्राफ देखिए, आपने सेंटर ऑफ अ ग्राफ निकाला है, उसकी जो एक्सेंट्रिसिटी होगी दैट इज द रेडियस। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड इट्स रेडियस। एंड डायमीटर ऑफ द ग्राफ इज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इन द ग्राफ। तो जैसे आप रेडियस एंड डायमीटर सर्कल के केस में करते आ रहे हैं, उस केस में 2 टाइम्स रेडियस करते हैं तो आपको डायमीटर मिल जाता है, लेकिन ग्राफ के केस में इन जनरल डायमीटर विल नॉट बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि रेडियस एंड डायमीटर अलग अलग तरह से डिफाइन किए हुए हैं। रेडियस इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर एंड डायमीटर इज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, इसलिए डायमीटर इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। अब ये जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए ग्राफ है जिसकी वर्टिसेस ए बी सी डी ई एंड एफ हैं। ये ग्राफ ट्री भी है। तो अब आप देखिए हर एक वर्टेक्स की एक्सेंट्रिसिटी हम निकालते हैं। वर्टेक्स ए से आप शुरू करिए। तो ए से जो फारदेस्ट वर्टेक्स है, जैसे ए से सी पर गए, सी से डी एंड डी से ई, तो ये आपका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसलिए eccentricity of A will be equal to 3, distance of A from the vertex farthest from it। इसी तरीके से eccentricity of B will also be equal to 3, क्योंकि यहाँ 3 edges involve हो रही हैं। अब आप C पर आइए, तो eccentricity of C will be equal to 2, क्योंकि जो vertex farthest from it है उससे C का डिस्टेंस 2 है, 2 एजेस यहाँ बीच में आ रही हैं। इसी टाइप से एक्सेंट्रिसिटी ऑफ D आपको निकालना है। तो D से फारदेस्ट वर्टेक्स निकालने के लिए आपको इस दिशा में चलना पड़ेगा। तो फारदेस्ट फ्रॉम D आपके पास 2 वर्टिसेस हैं, आप चाहें तो A चाहे B ले सकते हैं। दोनों का डिस्टेंस D से 2 है, क्योंकि 2 एजेस बीच में आ रही हैं, इसलिए एक्सेंट्रिसिटी ऑफ D इज इक्वल टू 2। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ E आपको निकालना है। तो E का फारदेस्ट डिस्टेंस आप A या B दोनों में से किसी से ले सकते हैं। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ E इज 3 एंड इसी तरीके से एक्सेंट्रिसिटी ऑफ F इज ऑल्सो इक्वल टू 3। अब मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी देखिए कहाँ आ रही है, इन 2 केसेस में, इन केस ऑफ वर्टिसेस C एंड D। इसलिए सेंटर होते हैं वर्टिसेस विथ मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी। इस केस में 2 सेंटर्स आएंगे आपके पास, C एज वेल एज D। रेडियस होता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर। तो 2 सेंटर्स हैं C एंड D, इनकी एक्सेंट्रिसिटी विल गिव यू रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू 2। and diameter is maximum eccentricity, that is equal to 3। जैसा आपको बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं, this is not equal to 2 times radius। जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ट्री के 2 सेंटर्स आ रहे थे। अब हम थ्योरम में प्रूव करेंगे कि एवरी ट्री हैज आइदर 1 और 2 सेंटर्स। तो T हम मान लेते हैं, मान लीजिए T कोई ट्री है। अगर T में सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, दैट मीन्स अगर ये डिजेनरेट ट्री है, तो जो वर्टेक्स है इट विल बी द सेंटर ऑफ T। अगर T में सिर्फ 2 ही वर्टिसेस हैं,
तो दोनों ही सेंटर्स होंगी। अगर टी में 2 से ज़्यादा वर्टिसेस हैं तो अब आप देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन वर्टेक्स V टू एनी अदर वर्टेक्स VI will occur only when VI is a pendant vertex। नीचे डायग्राम में ट्री बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हर एक वर्टेक्स की एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करके इसके पास में लिखी हुई है। मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी आप देख सकते हैं तभी आ रही है जब वर्टेक्स आपकी पेंडेंट वर्टेक्स हो, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी के लिए हमको एक वर्टेक्स से मूव करना होता है टू द वर्टेक्स फारदेस्ट अवे फ्रॉम इट, और फारदेस्ट अवे जाने में हमको किसी न किसी पेंडेंट वर्टेक्स तक जाना पड़ेगा, तभी आप वर्टेक्स फारदेस्ट अवे फ्रॉम इट तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन वी रीच अ पेंडेंट वर्टेक्स। अब ट्री जो होता है कनेक्टेड एंड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, इसलिए एवरी ट्री हैज़ एटलीस्ट 2 पेंडेंट वर्टिसेस। कम से कम 2 पेंडेंट वर्टिसेस हर एक ट्री में होंगी। अब आप देखिए कि अगर हम सभी पेंडेंट वर्टिसेस को डिलीट कर दें ट्री में से, तो जो ग्राफ बचेगा, ये ऊपर वाले ग्राफ को मान लीजिए टी है, इसकी सभी पेंडेंट वर्टिसेस आप डिलीट करें तो जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा उसको हम T1 से डिनोट करेंगे। अब T1 जो ग्राफ है, क्योंकि हमने सिर्फ पेंडेंट वर्टिसेस डिलीट की हैं, जो T1 है वो भी कनेक्टेड रहेगा एंड एसाइक्लिक भी रहेगा, इसलिए T1 विल ऑल्सो बी अ ट्री। और क्योंकि हमने पेंडेंट वर्टिसेस डिलीट किए हैं, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ऑल वर्टिसेस विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 इन T1। सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पेंडेंट वर्टिसेस आपकी मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी की वर्टिसेस थी, वो हमने डिलीट करी हैं। सेंटर आपका मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी की वर्टिसेस होती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो वर्टिसेस टी में सेंटर में थी वो दे विल रिमेन एज सेंटर्स ऑफ T1। अब ये कैसे होगा हम देखते हैं। अब ये देखिए, पिछले डायग्राम में जो ट्री था उसमें से सारी पेंडेंट वर्टिसेस को हमने रिमूव कर दिया है, तो आपके पास ये ट्री बचेगा। पिछला जो ट्री था उसमें भी सेंटर्स, दैट मीन्स वर्टिसेस विथ मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी E एंड F थे। इस केस में भी सेंटर्स यही रहेंगे, और आप देख सकते हैं कि जितनी भी वर्टिसेस हैं यहाँ जो बची हैं, उनमें से हर एक की एक्सेंट्रिसिटी एक एक कम हो गई है उससे, जो कि पिछले ट्री में आपके पास थी। अब ये जो प्रोसेस ऑफ डिलीशन है इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर। अब आप देखिए यहाँ पर 3 पेंडेंट वर्टिसेस आप देख सकते हैं। पहली ये वाली, दिस इज पेंडेंट वर्टेक्स, ये भी, और तीसरी ये। अब इन पेंडेंट वर्टिसेस को आप रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग ट्री आपके पास रह जाएगा वो ये होगा। वंस अगेन आप देखिए, सेंटर में कोई चेंज नहीं आया। E एंड F की एक्सेंट्रिसिटी पहले भी मिनिमम थी, इस केस में भी मिनिमम ही रही है, और सभी जो वर्टिसेस हैं सबकी एक्सेंट्रिसिटी पिछले स्टेप से एक एक कम हो गई है। वंस अगेन यू हैव 2 पेंडेंट वर्टिसेस D एंड M, इनको आप रिमूव कर दीजिए तो नया ट्री ये आ जाएगा। अब ये E एंड F सिर्फ 2 ही वर्टिसेस आपके पास रह गई हैं और इनको कनेक्ट करने वाली एज हमारे पास है। तो इस प्रोसेस ऑफ डिलीशन को आप कंटिन्यू करेंगे तो दिस प्रोसेस ऑफ डिलीशन विल बी कंटिन्यूड अंटिल आइदर वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 वर्टेक्स, सिर्फ एक ही वर्टेक्स रह जाती है, तो वो जो वर्टेक्स बच जाएगी इट विल बी द सेंटर ऑफ T। Otherwise we will be left with 1 edge and whose end vertices will be both centers of T। जैसा कि इस केस में हुआ है, आपको एक एज और 2 वर्टिसेस मिली हैं, तो ये दोनों सेंटर्स ऑफ T होंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ 3 एजेस नहीं होके इस स्टेप में सिर्फ 2 ही एजेस होती हैं,
अब पेंडेंट वर्टिसेस उस केस में एफ एंड डी होते, पेंडेंट वर्टिसेस को आप डिलीट कर देते तो सिर्फ आपके पास ये वाली वर्टेक्स बच जाती। तो या तो आपके पास सिर्फ एक वर्टेक्स बच जाएगी जो कि सेंटर देगी टी का, अदरवाइज जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ है आपको दो वर्टिसेस और एक कनेक्टिंग एज बच जाएगी। तो इस केस में आपको दो सेंटर्स मिलेंगे। तो इन बोथ केसेस ट्री विल हैव आइदर वन और टू सेंटर्स। आज के लेक्चर में हमने ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी। अगले लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।